अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने पीपीएससी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। तो आज का हमारा लेक्चर है एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज़। 50 किलोग्राम वुमेन स्टैंड्स ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर। एक हमारे पास वुमेन है, उसका मैस 50 किलोग्राम है। एलिवेटर एक लिफ्ट है, उसके अंदर एक स्केल पड़ा है जिसके ऊपर उस वुमेन ने अपना वेट किया, मैस किया, उसका मैस कितना आया है, 50 किलोग्राम आया है। व्हाट डज दिस स्केल रीड, वो कहते हैं स्केल की वैल्यू क्या आएगी इफ एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर जो एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके जो रीडिंग है वो मेरे पास क्या आएगी। तो हमने ये देखना है, हम सपोज करते हैं कि मेरे पास ये क्या है, एक लिफ्ट है, ठीक है। ये मेरे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसके साथ वुमेन अपना मैस कर रही है, वेट कर रही है, और उसके वेट की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 50 किलोग्राम उसका जो मैस आया था। जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो, अगर ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही हो, तो उस टाइम पे जो रीडिंग है, ये जो स्केल पे रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, ये हमने बताना है। तो ये मेरे पास एफएससी पार्ट 1 रियल एंड अपेरेंट वेट का जो टॉपिक है, वहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और वहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो आपके पास पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल और अपेरेंट वेट क्या है। हमें पता है कि जो रियल वेट होता है वो क्या होता है कि जब भी अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है किसी बॉडी के ऊपर, ग्रेविटेशनल पुल की जो वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका रियल वेट बोलते हैं। जैसे कोई भी बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो उसको हम कहते हैं कि रियल वेट, जिसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, mg होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसी तरह जो इस ब्लॉक है या वुमेन है, इसका जो मैस है या इसका जो वेट है वो भी कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। मैस हमें गिवन है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके वेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके पास ये जो मेरे पास मैस है, ये किसी स्प्रिंग के साथ अटैच है और इसकी जो टेंशन होगी ये अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। ये क्या कर रही होगी, अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। अब मेरे पास अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट मेरे पास रीडिंग ऑन दी स्केल होती है। जो मेरे पास स्केल पे रीडिंग आती है उसको हम अपेरेंट वेट बोलते हैं। जब हम अपना भी वेट करते हैं तो जो हमें स्प्रिंग बैलेंस पे तो हम नहीं करते, लेकिन इनका दोनों का प्रिंसिपल तो एक ही है। जो वेट की मशीन है उसके ऊपर जब आप खड़े होते हो तो आपको जो रीडिंग नजर आती है वो असल में हमारी अपेरेंट वेट की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि क्या हमारा अपेरेंट वेट डिफरेंट होता है रियल वेट से, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं। जब आप रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, उस टाइम जो हमारा वेट है, रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कर रही हो बॉडी, जैसे ये लिफ्ट में इस टाइम ये सारा मेरे पास अपरेटस है और लिफ्ट मेरी एक्सेलरेट कर रही है, बेशक अपवर्ड है बेशक डाउनवर्ड है, उस टाइम मेरे पास अपेरेंट वेट की वैल्यू रियल वेट से डिफरेंट हो जाती है। और हम अपेरेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, क्योंकि जो हमारे पास इसके अंदर रीडिंग है जो शो हो रही है दैट इज ड्यू टू टेंशन। तो ये डिटेल में बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर हम अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma। तो उसके अंदर मेरे पास जो F है दैट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। अब मेरे पास एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर डाउनवर्ड, दैट इज इक्वल टू वेट, और एक फोर्स लग रही है अपवर्ड, दैट इज अपेरेंट वेट या टेंशन। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या आएगी। अगर आपने न्यूटन सेकंड लॉ को बहुत अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया तो इससे पहले हमने न्यूटन के लॉज अंडरस्टैंड किए थे, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो नेट फोर्स मेरे पास हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो बॉडी अगर अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है। नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड का मतलब है कि टेंशन मेरे पास ज्यादा है। अगर टेंशन की फोर्स ज्यादा होगी फिर ही तो मेरे पास बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो नेट फोर्स फिर कैसे निकलेगी, T माइनस W। टेंशन में से मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट को जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। मुझे अपेरेंट वेट बताना है, अपेरेंट वेट क्या है, T। अपेरेंट वेट को T से लिखते हैं, तो T इज इक्वल टू W प्लस ma। W क्या है मेरे पास, mg वेट प्लस ma, W रियल वेट है। तो आप देख रहे हो मेरे पास m को अगर मैं कॉमन कर लूं तो T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस a। तो मेरे पास जो अपेरेंट वेट T है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। W मेरे पास क्या था,
रियल वेट था, टी अपेरेंट वेट था। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो मेरे पास अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन वैल्यूज में ना हो, सिंपल आपसे कहे कि अगर कोई बॉडी किसी लिफ्ट में पड़ी है और लिफ्ट जो सी है या एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो उसके अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी, तो अपेरेंट वेट की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी देन दी रियल वेट। हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैथ हमें गिवन है 50 था, जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है 10 है, सिंपल हम यहाँ पे पुट करते हैं 9.8 होती है, लेकिन अपने आसानी के लिए हम 10 पुट करते हैं, प्लस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो आपके पास 10 + 2 क्या आ जाएगा 12, तो 50 × 12, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 600 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, उस जो वुमेन है उसका वेट है या उस स्केल की रीडिंग है जब आपकी जो एलिवेटर है ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से मोल्ड करता है कि अपवर्ड एक्सेलरेशन की बजाय वो कह देता है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। अब अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो इसी को मैं यहां से आपको बता दूंगी कि एक्सेलरेट अगर डाउनवर्ड हो रही है तो ये आपके पास मैंने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को शो कर दिया है। तो फिर मेरे पास नेट फोर्स क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है कि वेट की फोर्स ज्यादा है। अगर ये फोर्स ज्यादा है इसका मतलब है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन फिर डाउनवर्ड है, तो बॉडी मेरी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। तो फिर मैं T - W नहीं करूंगी, बल्कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर W - T करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, W - T करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू MA। इसी तरह फिर मुझे क्या निकालना है, अपेरेंट वेट निकालना है। अपेरेंट वेट उधर चला जाएगा तो W - MA दैट इज इक्वल टू अपेरेंट वेट। यानी कि अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी तो मेरे पास जो अपेरेंट वेट है ये कम हो जाएगा रियल वेट से, ठीक है। और अगर मेरे पास अपवर्ड एक्सेलरेशन थी फर्स्ट केस में, उस केस में मेरे पास अपेरेंट वेट ग्रेटर हो गया था रियल वेट से। तो ये बात आपने याद रखनी है, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पे मेरे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस टाइम पीरियड और अपेरेंट वेट कैसे इक्वल आएंगे। तो आपको पता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक इसके इक्वल आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। कब, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो T इज इक्वल टू W आ जाएगा फॉर किस केस में, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो रियल और अपेरेंट वेट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर आपको कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाता है कि हम नेट फोर्स किस तरह निकालते हैं और वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो इसमें से जो भी MCQs आएगा आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है मेरे पास, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कोयल हैज 10 टन्स एंड सेकेंडरी कोयल हैज 100 टन्स। मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और मेरे पास प्राइमरी कोयल के टर्न्स कितने हैं, N जो P की वैल्यू है मेरे पास वो 10 है और NS की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100 टर्न्स है। प्राइमरी कोयल के टर्न्स है मेरे पास 10 और सेकेंडरी कोयल के टर्न्स है मेरे पास 100। वो कहते हैं बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट इज अटैच टू दी प्राइमरी कोयल। प्राइमरी कॉइल के साथ जो हमने बैटरी अटैच करनी है वो कितने वोल्टेज की है, 5 वोल्ट की है। द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज। तो बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बच्चे कहते हैं जी मेरे पास जो प्राइमरी के साथ वोल्टेज अटैच है यानी कि VP की जो वैल्यू है मेरे पास 5 वोल्ट है और मैंने VS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो सिंपल फार्मूला लगाते हैं, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। यहाँ से VS निकाल लेते हैं, VS इज इक्वल टू NS/NP मल्टीप्लाई बाय VP। और इतनी कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर निकलता है वो आपके पास गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया। जो मेरे पास ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि हम उसकी प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज क्या होता है मेरे पास चेंज हो रहा होता है। चेंजिंग करंट की वजह से मेरे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास अब बैटरी ऑफ EMF 5 वोल्ट, यहाँ पे मैंने कौन सा अप्लाई की है, बैटरी दी है। तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर है वो DC पे कभी भी काम नहीं करता, AC पे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। तो जब हम बैटरी दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम DC प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्ट करंट होगा, उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगी। जब करंट चेंज नहीं होगा तो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर सेकेंडरी वोल्टेज जो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज होगा इस केस के अंदर वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मेरे पास
करंट जोन सा है वो चेंज नहीं हो रहा, तो करंट चेंज नहीं हो रहा, तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मेरे पास क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर जोन से म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है और ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। यहाँ पे हमने जो बैटरी है या जो सेल है ये मेरे पास एक डीसी सोर्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी मेरे पास ट्रांसफार्मर से ही है। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 50 टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी जो प्राइमरी कॉइल है उसके टर्न्स कितने हैं, 50 हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास जो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स हैं वो 50 हैं और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके टर्न्स मेरे पास 250 हैं। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज, जो प्राइमरी कॉइल को हम वोल्टेज दे रहे हैं वीपी, दैट इज इक्वल टू 14 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो हमें पता है कि जब हम प्राइमरी को वोल्टेज दे रहे हैं तो आपके पास अल्टरनेटिव करंट प्राइमरी कॉइल से मूव करेगा, करंट चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होती है और इसी को हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं। यानी कि ये हमसे सेकेंडरी वोल्टेज का पूछ रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है VS ओवर VP दैट इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो आपने VS फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP। तो NS की वैल्यू हमारे पास क्या है, 250, NP की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय VP की क्या वैल्यू है मेरे पास 14। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास सेकेंडरी वोल्टेज की जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आ गई है, 70 वोल्ट आ गई है। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 5 5 25। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 70 वोल्टेज की इसकी वैल्यू है, सेकेंडरी वोल्टेज की, जो कि मेरे पास ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज है। इसको हम आउटपुट वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ से ये भी पता लग सकता है कि जो हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो आप देखो जो हमने वोल्टेज दिया था प्राइमरी को वो कितना था, 14 वोल्ट, और जो हमें मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज वो कितना है, 70 वोल्ट। मतलब कि वोल्टेज इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, लैप्लास फाउंड दैट अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस इन साउंड वेव फॉलोस। ये मेरे पास एफएससी फिजिक्स के पार्ट 1 में से है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो मेरे पास लैप्लास ने जब स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था तो उसने क्या कहा था कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं ये किसको फॉलो करते हैं, किस लॉ को फॉलो करते हैं। इससे पहले अगर इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड को न्यूटन ने फाइंड किया था और न्यूटन के अकॉर्डिंग जो आपके पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस हैं वहाँ पर टेम्परेचर का रहता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है तो उसने कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि ये जो सा है ये फॉलो करते हैं आइसोथर्मल लॉ को या आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेकिन लैप्लास के अकॉर्डिंग आपके पास जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस हैं, कंप्रेशंस और जो रेयरफैक्शंस हैं ये इतनी जल्दी से होती हैं कि जो हीट है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं जा सकती। जो यहाँ पे हीट जनरेट हुई है वो यहाँ पे रहेगी, इसी रीजन में कन्फाइंड रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू लैप्लास आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो फिर लैप्लास ने क्या कहा था कि हीट क्योंकि ट्रांसफर नहीं होती तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर नहीं हो सकती उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लैप्लास के अकॉर्डिंग जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है ये किसको फॉलो करती है, एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करती है। और लैप्लास की कैलकुलेशन में हमें जो वैल्यू मिली थी वो एग्जैक्ट वैल्यू थी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यू थी जो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल लॉस में आती है। तो लैप्लास के अकॉर्डिंग जो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हैं वो एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करती हैं और न्यूटन के अकॉर्डिंग किसको करती थी, आइसोथर्मल को करती थी। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर हम लेके चलें तो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर एरर आ जाता था जिसको लैप्लास ने सॉल्व किया था ये अज्यूम करके कि ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेरे पास, रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम स्काई रीच द ग्राउंड विद। आपके पास जो रेन ड्रॉप्स हैं स्काई से नीचे की तरफ आ रहे हैं वो जब ग्राउंड तक पहुंचते हैं तो किस वेलोसिटी के साथ पहुंचते हैं, डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मेरे पास रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, रेन ड्रॉप क्या कर रहा है मेरे पास डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो जो उसका वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट की वैल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और रेन ड्रॉप जोन सा है वो हवा में से आ रहा है। तो हवा मेरे पास एक मीडियम है, एक विस्कस मीडियम है। तो जब भी कोई आपके पास मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ किसी मीडियम से पास करती है तो उसके ऊपर क्या एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो मेरे पास जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसकी मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स, वो अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है जो आपके पास रिटार्डिंग फोर्स है वो भी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे जाके क्या होता है कि आपके पास वेट और रिटार्डिंग फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती है, इनकी मैग्नीट्यूड दोनों की इक्वल हो जाती है। जब इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है उस टाइम जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी।
जब दोनों फोर्सेस मेरे पास इक्वल हैं, W और FD दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो नेट फोर्स मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स जब 0 हो जाएगी तो आपके पास फिर मैथ तो 0 नहीं हो सकता ना ड्रॉप का, तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है उसकी ड्रेन ड्रॉप की वो क्या हो गया, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं।